हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल टेस्ट सीरीज़ 2020 में। यहाँ पे हम आपको चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज़ करा रहे हैं। देखो, ये टेस्ट सीरीज़ केवल आपका टेस्ट ही नहीं है, यहाँ पे आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें भी जानने को मिलेंगी जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी आपको हेल्प करेंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट सीरीज़। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वायरस की खोज करता है। तो आपको बताना है वायरस की खोज किसने की थी। और आपके ऑप्शन है इवानोवस्की, बी RH विटेकर, सी PO डायनर। ठीक है, तो आप सभी को जैसे पता है जो वायरस है उसकी खोज किसने की थी, इवानोवस्की। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी लोग क्या करेंगे, पेन और नोटबुक रखेंगे और चेक करेंगे अपने ऑप्शंस को। ठीक है, कि आपके कितने ऑप्शंस यहाँ पे करेक्ट हो रहे हैं। तो सभी बच्चे अपना पेन और नोटबुक भी ले लेंगे और अपने लास्ट में मार्क्स भी ऐड करेंगे कि कितने मार्क्स आपको मिल रहे हैं, यानी आपकी तैयारी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, वायरस होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आपको बताना है कि वायरस क्या होते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो ऑप्शन में हमारे हैं ए एक कोशिकी, बी अकोशिकी, सी बहुकोशिकी। ठीक है, तो जो वायरस होते हैं ये कैसे होते हैं आपके, ये होते हैं अकोशिकी यानी बिना कोशिका के, यानी इनमें कोई भी कोशिका आपकी नहीं मिलती। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक कोशिका का मतलब होता है जिनका स्ट्रक्चर केवल एक कोशिका से बना हो। ठीक है, बहुकोशिकीय यानी जिनका स्ट्रक्चर बहुत सारी कोशिकाओं से बना हो, जैसे आपके क्या होते हैं, ह्यूमन बीइंग होते हैं। ठीक है, और बड़े एनिमल्स होते हैं। तो इनका जो बॉडी है वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलके बनी होती है। ठीक है, जबकि वायरस ऐसा क्रिएचर्स है कि इसमें कोई भी कोशिका आपकी नहीं मिलती। इसका अगर आप स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे आपको एक आवरण दिखेगा और अंदर इसके कुछ मटेरियल्स ऐसे भरा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो एक तो आवरण हो गया और अंदर का एक पदार्थ हो गया जिसे हम आनुवांशिक पदार्थ भी इसका कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरस का आवरण बना होता है। ठीक है, तो अभी जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में डिस्कस किया था कि वायरस क्या होता है, एक आवरण होता है, एक आनुवांशिक पदार्थ होता है इसके अंदर। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि जो आवरण है वायरस का वो किससे बना होता है। आपके ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। ठीक है, तो इसका जो आवरण होता है ये बना होता है आपका प्रोटीन से। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस में मिलने वाला आनुवंशिक पदार्थ है। ठीक है, तो आपको बताना है जो वायरस है उसमें कौन सा आनुवंशिक पदार्थ मिलता है। ठीक है, तो अभी हमने आवरण की बात कर ली, ये तो प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, और अब उसके बाद जो इसके अंदर भरा हुआ जो पदार्थ रहता है, अब आपको बताना है कि ये क्या है। ठीक है, आपके ऑप्शन है ए RNA है, बी RNA और DNA है, सी DNA है। ठीक है, तो यानी खाली RNA भरा होता है या RNA या कभी कभी DNA भी होता है या DNA होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, RNA और DNA। ठीक है, तो यहाँ पे फिक्स नहीं होता है, कभी RNA होता है कभी DNA होता है। ठीक है, ये अलग अलग वायरस में अलग अलग होता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, जीवाणु भोजी मिलता है। ठीक है, तो देखो जीवाणु भोजी क्या है, एक प्रकार का वायरस है। ठीक है, लेकिन ये क्या करता है, जैसे इसका नाम आप देख रहे हो जीवाणु भोजी, भोजी मीन्स खाने वाला। ठीक है, तो ये जीवाणुओं को खाता है। तो अभी हमने बताया था कि जो वायरस है एक आवरण और अंदर न्यूक्लियर मटेरियल्स, और न्यूक्लियर मटेरियल्स में भी आपका यानी आनुवंशिक पदार्थ में भी आपका RNA हो सकता है या DNA हो सकता है। ठीक है, अब आपको बताना है कि जो जीवाणु भोजी है इसमें क्या मिलता है। आपके ऑप्शन है ए एक रज्जु की RNA, एक रज्जु की कहने का मतलब है ऐसी खाली जिसमें एक ही आपका क्या हो, स्टैंड हो। ठीक है, उसके बाद बी है आपका द्विरज्जु की DNA और RNA, यानी दोनों मिल सकते हैं। ठीक है, या कभी कभी DNA या कभी कभी RNA। अब द्विरज्जु को कहने का मतलब ऐसे जिसमें डबल स्टैंड हो। ठीक है ना, इस टाइप का।
अब उसके बाद है सी ऑप्शन, केवल द्विरज्जुकी डीएनए, यानी केवल आपका डबल स्टैंड डीएनए आपका मिलता है। ठीक है, तो इसका जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो जाएगा। तो जीवाणुभोजी जो वायरस होते हैं, ठीक है, यानी जो जीवाणु को खाने वाले जो वायरस होते हैं, उनमें आपका केवल क्या मिलेगा, द्विरज्जुकी डीएनए मिलता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन नंबर 6, हिपेटाइटिस, चेचक, मम्पल्स, हर्पीस, इन्फ्लुएंजा, एड्स आदि रोग होते हैं। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि जो ये रोग हैं ये किससे होते हैं, यानी इनके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। आपका ऑप्शन है ए, बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं, बी, वायरस से होने वाले हैं, सी आपका प्रोटोजोआ से होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, वायरस से। ठीक है, तो आप जैसे देख सकते हो, देखो मैंने बहुत सारे रोगों के नाम एक साथ आपके राइट कर दिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिले, कंटेंट मिले और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो। ठीक है, क्वेश्चन करने के साथ साथ ही आपका जो नॉलेज है वो इंक्रीज हो और जो आपकी आगामी परीक्षा है लैब टेक्नीशियन और या पर्यावरण पर्यवेक्षक और सहायक की, उसमें आप क्या करें, अच्छा स्कोर करें और अपना सिलेक्शंस पक्का करें। ठीक है, तो अब उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन नंबर 7, डार्लीगटन के अनुसार वायरस बने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो के है वो थोड़ा मिसिंग हो गया है, तो आप ऐड कर लेंगे तो के। ठीक है, तो डार्लीगटन से एक साइंटिस्ट थे, तो उनके अनुसार आपको बताना है कि जो वायरस बने होते हैं किससे बने होते हैं। ठीक है, आपका ऑप्शन ए है न्यूक्लियर प्रोटीन से, बी है कार्बोहाइड्रेट से, सी है विटामिन से। ठीक है, वैसे तो हम पढ़ चुके हैं कि ये प्रोटीन से बने होते हैं, लेकिन देखो इस क्वेश्चंस में किसने कहा था कि ये प्रोटीन से बने होते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आपके लिए ये भी आ सकता है कि जो वायरस में प्रोटीन का आवरण होता है ये किसने बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो साइंटिस्ट हैं डार्लीगटन्स, इनका नाम इम्पोर्टेंस है, तो आप इनको याद रखेंगे। तो डार्लीगटन्स जो हैं इन्होंने ही पहले कहा था कि जो वायरस है उसका जो आवरण है वो किससे बना होता है, न्यूक्लियोप्रोटीन से, और उसके अंदर भी क्या बना रहता है, न्यूक्लियोप्रोटीन्स। ठीक है, आवरण तो प्रोटीन से बना ही होता है, लेकिन जो उसके अंदर मटेरियल्स भरा रहता है वो क्या है, प्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन्स हैं। ठीक है, अब न्यूक्लियोप्रोटीन्स में क्या क्या आते हैं, तो इसमें एक आता है आपका आरएनए और दूसरा क्या आएगा आपका डीएनए। ठीक है, तो इन्होंने बताया था कि वायरस के अंदर क्या होता है, आरएनए और डीएनए होता है। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। ठीक है, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखा गया है। तो जो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होती है उसे किसे कहा गया है। आपका ऑप्शन ए है बैक्टीरिया को, बी है प्रोटोजोआ को, सी है वायरस को। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायरस। ठीक है, क्योंकि अभी हम वायरस के बारे में पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली इसी के ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे। तो जो वायरस है इसको सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। ठीक है, तो अब देखो वायरस क्या होता है कि जब आपकी परिस्थितियाँ अनुकूल हों तो इनमें क्या होता है, एक तो इनमें क्या होती है, ग्रोथ होती है। ठीक है, यानी ये बढ़ते हैं तो इनकी ग्रोथ होगी, और दूसरा क्या होगा, जब आपकी इनमें क्या होगा, सेक्स होगा। ठीक है, तो एक से बहुत ज़्यादा बनेंगे। ठीक है, तो इनमें सेक्स मिलता है, ग्रोथ होती है और ये क्या करते हैं, फूड लेते हैं। ठीक है, यानी खाना भी खाएंगे उस टाइम। तो जब ये सजीव की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है, तो जब ये सजीव होंगे तो उस टाइम ये ग्रोथ भी करेंगे, फूड भी लेंगे। ठीक है, और सेक्स भी इसमें होगा, यानी एक से बहुत ज़्यादा आपके वायरस बनेंगे। ठीक है, लेकिन जब ये क्या होते हैं, निर्जीव होते हैं, यानी परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं होती, तो ये सारी चीज़ें इनकी रुक जाती हैं और ये क्या होते हैं, जैसे आपके सॉइल पार्टिकल्स होते हैं यानी मिट्टी के कण, वैसे क्या होते हैं, पड़े रहते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट में वैसे ही पड़े रहेंगे, कभी हवा के साथ बहेंगे, कभी पानी के साथ बहेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही पड़े रहते हैं, लेकिन जैसे ये क्या करते हैं, किसी क्योंकि ये क्या होते हैं, परपोषी होते हैं। ठीक है, तो जैसे ये किसी इंसान के या किसी सजीव के संपर्क में आएंगे तो ये क्या करते हैं, सजीव की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसलिए हमारा
क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बार वायरस को क्रिस्टलीय अवस्था में पृथक किया था। ठीक है, देखो अभी हमने पढ़ा वायरस क्या होता है, सजीव भी होता है और निर्जीव भी होता है। ठीक है, तो जो निर्जीव अवस्था होती है इसमें ये क्या होता है, ऐसे क्रिस्टल के रूप में ऐसे पड़े रहते हैं। ठीक है, तो इनको सबसे पहले क्रिस्टल की अवस्था में किसने पृथक किया था, तो आपको उन साइंटिस्ट का नाम बताना है। तो आपके पास ऑप्शन है WM स्टैनले, थियोफ्रेस्टस, सी है आपका TO डायनस। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो WM स्टैनले क्या थे, हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, सबसे पहले वायरस को क्रिस्टलीय अवस्था में प्राप्त किया था। ठीक है, देखो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है थियोफ्रेस्टस, इनके बारे में हमने कल भी पढ़ा था। ठीक है, जो हमारा पहला इसमें आया था आपका सीरीज़ का पहला जो वीडियो था फर्स्ट में, तो थियोफ्रेस्टस क्या थे, ये आपके वनस्पति जगत के जनक हैं। ठीक है, और TO डायनस के बारे में हम आगे क्वेश्चंस में पढ़ेंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, वायरॉइड की खोज की थी। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि जो वायरॉइड होते हैं उनकी खोज किसने की थी। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वायरॉइड होते क्या हैं। ठीक है, देखो वायरस और वायरॉइड, तो वायरस क्या होते हैं आपके, वायरस अभी हमने देखा। ठीक है, ये क्या होते हैं, वायरस आपके जो इनका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले तो क्या होता है, एक प्रोटीन का आवरण होता है और अंदर न्यूक्लियर मटेरियल्स होता है। ठीक है, ये इनका स्ट्रक्चर हो गया, यानी इनमें एक प्रोटीन आवरण मिलेगा और अंदर क्या मिलेगा, न्यूक्लियर मटेरियल्स। ठीक है, और उसके बाद क्या होते हैं, ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। ठीक है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। लेकिन अब पढ़ते हैं हम वायरॉइड के बारे में। जो वायरॉइड होते हैं ये कैसे होते हैं। ठीक है, तो जो वायरॉइड होते हैं, देखो ये क्या होते हैं, इनमें केवल न्यूक्लियर मटेरियल्स होता है, इसमें कोई प्रोटीन का आवरण नहीं होता है। ठीक है, दूसरा ये क्या होते हैं, आपके वायरस से छोटे होते हैं। ठीक है, तो यानी जो वायरस है, वायरस से क्या होंगे, ये छोटे होंगे, क्योंकि खाली न्यूक्लियर मटेरियल्स है ना, इसमें आपका प्रोटीन्स नहीं है, केवल न्यूक्लियर मटेरियल्स है। और उसके बाद ठीक है, ये भी आपके परपोषी होते हैं और वायरस भी क्या होते हैं, परपोषी होते हैं। ठीक है, तो इनकी जो खोज की थी वो सबसे पहले किसने की थी, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो जो TO डायनस थे, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले वायरॉइड की खोज की थी। ठीक है, उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, वायरॉइड का आनुवांशिक पदार्थ होता है। ठीक है, अब देखो अभी हमने पढ़ा कि जो वायरॉइड होते हैं उनमें क्या होता है, केवल आपका आनुवांशिक पदार्थ होता है। ठीक है, अब आपको बताना है कि जो ये आनुवांशिक पदार्थ है ये क्या है। ठीक है, आपके ऑप्शन है A DNA है, B RNA है, C RNA और DNA है। ठीक है, तो जो वायरॉइड होता है इनका जो आनुवांशिक पदार्थ है ये केवल और केवल क्या है, RNA है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, प्रोटोजोआ जंतु होते हैं। ठीक है, तो जो आपके प्रोटोजोआ हैं ये आपके किस टाइप के जंतु हैं आपको बताना है, यानी इनका जो करेक्टरिस्टिक्स है यानी इनके लक्षण हैं वो कैसे हैं। आपके ऑप्शन ए है यूकैरियोटिक, बी है आपका यूकैरियोटिक परपोषी एक कोश की, उसके बाद बी है आपका प्रोकैरियोटिक परपोष की और बहुकोश की, सी है आपका यूकैरियोटिक स्वपोषी एक कोश की। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि यूकैरियोटिक्स और प्रोकैरियोटिक्स क्या होते हैं। ठीक है, तो जो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक होते हैं ये सेल जो होती है उसके दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, कोई भी आपकी जो सेल मीन्स कोशिका, ठीक है, जो कोशिका होती है कोशिका के ये टाइप्स हैं। तो कोशिका आपकी दो तरह की होती है, एक क्या होता है आपका यूकैरियोटिक्स, ठीक है, एक होगा आपका यूकैरियोटिक और दूसरा क्या होगा प्रोकैरियोटिक्स। ठीक है, तो अब जो आपका यूकैरियोटिक्स होता है इसमें क्या होता है कि आपका एक तो सेल वॉल होती है। ठीक है, आपका प्रोकैरियोटिक में भी सेल वॉल होती है, लेकिन यूकैरियोटिक्स में क्या होता है, न्यूक्लियस भी होता है, प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होता है। बस इतना ही इन दोनों के बीच
डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक न्यूक्लियस दिखेगा अच्छे से, यहाँ पे आपको कोई न्यूक्लियस नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका जो न्यूक्लियस वाला है ये यूकैरियोटिक है, बिना न्यूक्लियस के क्या है, प्रोकैरियोटिक है। ठीक है, तो जो प्रोटोजोआ होता है वो क्या होता है, यूकैरियोटिक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए और सी हमारा क्या हो सकता है, करेक्ट हो सकता है। ठीक है, अब लेकिन दूसरा क्या है, वो परपोसी है या स्वपोषी है। ठीक है, या परपोषी कहने का मतलब दूसरों पे जीवित रहता है, स्वपोषी यानी खुद से भोजन बनाता है। देखो स्वपोषी वो होते हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है ना, जिनके उसमें आपका क्या रहेगा, क्लोरोफिल रहेगा, उनकी जो कोशिका होती है अगर उसमें क्लोरोफिल है तो वो स्वपोषी हैं, जैसे आपके प्लांट हो गया, ठीक है ना, पौधे। परपोषी यानी जिनमें आपका क्लोरोफिल नहीं होगा तो अपना खाना नहीं बना पाएंगे, और खाना नहीं बना पाएंगे तो उनको दूसरों पे आश्रय लेना पड़ेगा, जैसे हम खुद ह्यूमन बीइंग जो होते हैं, ठीक है, और पशु पक्षी जो होते हैं, सब क्या करते हैं, अपना खाना दूसरों से लेते हैं, हम खुद खाना तैयार नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद एक कोशिकी, एक कोशिका कहना मतलब एक कोशिका से बना है या बहुत सारी, तो ये क्या होते हैं, प्रोटोजोआ परपोषी होते हैं और एक कोशिकी होते हैं। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट हो जाएगा आपका। तो प्रोटोजोआ कैसे होंगे, यूकैरियोटिक्स होंगे, परपोषी होंगे और एक कोशिकी होंगे। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटोजोआ को कितने वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, अब जो प्रोटोजोआ है अभी हमने पढ़ा एक कोशिकी है, यूकैरियोटिक्स हैं, ठीक है, यानी एक ही कोशिका से पूरा बॉडी बनी हुई है, और परपोषी भी हैं। अब आपको बताना है कि इनको कितने भागों में बांटा गया है। देखो, इनको बांटने के जो मेन फीचर्स होते हैं, ठीक है, बेस होता है, एक तो होता है कि आपका एक होता है ये चलते कैसे हैं, ठीक है, चलन, इनमें किस टाइप का चलन होता है, यानी चलने में कौन हेल्प करता है। ठीक है, और दूसरा होता है इनकी गुहा, गुहा कहने का मतलब है कैविटी जिसको हम कहते हैं, ठीक है ना, यानी जैसे हमारा स्टमक होता है, जब हम खाना खाते हैं तो उसमें स्टोर हो जाता है, ठीक है ना, तो वो हमारी कैविटी होती है। तो वैसी इनकी जो गुहा है यानी कैविटी है जिसमें ये खाना खा के स्टोर हो जाता है, वो कौन सा है। ठीक है, अब इसके बेस पे क्या करते हैं, हम प्रोटोजोआ को बांटते हैं। तो अब प्रोटोजोआ को कितने भागों में बांटा गया, आपका ऑप्शन नंबर ए है 5, बी है 4, सी है 6। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, तो प्रोटोजोआ को कितने वर्गों में बांटा गया है, 4 वर्गों में। ठीक है, उनके नाम अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, अमीबीय, कक्षाभी, पक्षाभी और स्पोरोजोआ वर्ग हैं। देखो, अभी हमने कहा कि प्रोटोजोआ को कितने वर्गों में बांटा गया है, 4। ठीक है, तो अब देखो उनके नाम क्या है, अमीबीय प्रोटोजोआ, कक्षाभी प्रोटोजोआ, पक्षाभी प्रोटोजोआ और स्पोरोजोआ। ठीक है, तो अब ऑप्शन पढ़ने की तो ऐसे ज़रूरत है नहीं क्योंकि हमारा आंसर क्लियर हो चुका है। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको MCQ के साथ साथ नॉलेज का भी है, ठीक है ना, क्योंकि आपका क्या होता है, काफ़ी बच्चे होंगे जिन्होंने काफ़ी लंबे टाइम से पढ़ा नहीं है, ठीक है, तो उनको रिवाइज़ भी करना होता है, और MCQs के फॉर्म में अगर जब हम रिवाइज़ करते हैं तो काफ़ी अच्छा रहता है और जल्दी से याद भी हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये चारों के चारों किसके आपके वर्ग हैं, तो ये प्रोटोजोआ के वर्ग हैं। ठीक है, तो अमीबी प्रोटोजोआ यानी जिसमें क्या आता है, आपका अमीबा आता है इस टाइप से। ठीक है, और इसमें देखो कोई भी पैर नहीं होते हैं अमीबा में, और चलने में यानी कोई स्पेशल ऑर्गन्स नहीं होते हैं आपके। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, एक सूडोपोडिया यानी खुद से पैर बना लेते हैं। ठीक है, जब इनको जहाँ को चलना होता है तो उनके बॉडी पार्ट्स वहाँ को पैर बना लेते हैं। उसके बाद कक्षाभी, इसमें क्या होता है, कक्षाभी यानी कहने का मतलब फ्लेसिलेटा। ठीक है, तो इसमें फ्लैजल्स होते हैं चलने के लिए। पक्षाभी यानी इसमें क्या होते हैं, आपका सिलिएट होते हैं, ठीक है, सीलिया होते हैं चलने के लिए। स्पोरोजोआ यानी इसमें क्या होते हैं आपके, इसमें भी प्रजनन नाग जो होते हैं यानी चलने वाले जो अंग होते हैं उनका अभाव होता है, लेकिन ये क्या बनाते हैं, स्पोर बनाते हैं। ठीक है, यानी बीजाणु बनाते हैं, ऐसे छोटे छोटे बीजाणु बनाते हैं, इसलिए इनको स्पोरोजोआ कहा जाता है। ठीक है, तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, निद्रा रोग किस प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि जो निद्रा रोग है वो किस प्रोटोजोआ से होगा। आपके ऑप्शन है ए ट्रिप्नोसोमा, बी
लीशमीनिया, सी अमीबा। ठीक है, देखो निद्रा रोग क्या होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा आपको क्या लगती है, नींद लगती है। ठीक है, तो ये जो होता है ये होता है आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा ट्रिप्नोसोमा से। ठीक है, तो जो ट्रिप्नोसोमा आपका प्रोटोजोआ है ये निद्रा रोग के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, यानी इससे निद्रा रोग आपका होता है। अब देखो क्या है कि जो ट्रिप्नोसोमा है ये आपकी प्रोटोजोआ के किस वर्ग का है, तो ये है आपके कक्षाभी वर्ग का। ठीक है, तो ये भी आप नोट कर लेंगे। तो ट्रिप्नोसोमा किस वर्ग का एग्जाम्पल है, तो ये है आपका कक्षाभी वर्ग, यानी जो आपके फ्लैजेला से चलने वाले प्रोटोजोआ होते हैं उनका ये एग्जाम्पल होता है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15 पैरामीशियम है। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि जो पैरामीशियम है ये किस ग्रुप का आपका क्रिएचर्स है, ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए है प्रोटोजोआ का है, बी है आपका बैक्टीरिया का, सी है आपका शैवाल का। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो जो पैरामीशियम है वो कौन से आपके ग्रुप में आता है, तो ये आता है आपका प्रोटोजोआ में। ठीक है, तो प्रोटोजोआ वर्ग का ये प्रोटोजोआ जगत का ये क्या है आपका जंतु है। ठीक है, अब देखो प्रोटोजोआ में भी आपके अभी हमने पढ़े 4 वर्ग होते हैं, तो ये किस वर्ग को आपका रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आता है प्रोटोजोआ के पक्षमाभी। तो प्रोटोजोआ का जो पक्षमाभी आपका वर्ग है तो वहाँ से क्या होता है आपका ये पैरामीशियम्स बिलोंग करता है। ठीक है, तो पैरामीशियम पक्षमाभी प्रोटोजोआ का एक एग्जाम्पल है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 17 है आपका स्पोरोजोआ का उदाहरण है। ठीक है, तो स्पोरोजोआ क्या है आपका प्रोटोजोआ का एक वर्ग है। तो अब आपको बताना है कि स्पोरोजोआ का उदाहरण कौन सा इसमें से है। देखो मैं आपको बता दूं ये तीनों के तीनों क्या हैं आपका प्लाज्मोडियम जंतु हैं। ठीक है, तो आपको बताना जो स्पोरोजोआ है उससे कौन सा आता है। ऑप्शन नंबर ए है अमीबा, बी है पैरामीशियम, सी है प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो अभी हमने जैसे पढ़ा कि जो पैरामीशियम है ये पक्षाभी प्रोटोजोआ से आता है और अमीबा क्या आता है अमीबॉइड प्रोटोजोआ से। ठीक है, जिसे अमीबी प्रोटोजोआ कहते हैं। तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम जो है ये क्या है स्पोरोजोआ का उदाहरण है। देखो प्लाज्मोडियम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि जो प्लाज्मोडियम है ये आपका मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मलेरिया जनक होता है। ठीक है, मलेरिया का जनक होता है और इसमें क्या होता है आपका इसका जो वो होता है ठीक है वाहक होता है वो क्या होता है एक मच्छर होता है। तो उसके बाद तो ये प्लाज्मोडियम क्या है आपका स्पोरोजोआ का उदाहरण है। ठीक है, अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18 यूग्लिना की एक विशेषता है। ठीक है, अब जो यूग्लिना होता है ठीक है तो उसकी एक विशेषता क्या है, ए क्लोरोप्लास्ट, बी कोशिका भित्ति, सी आवरण का अभाव। ठीक है, तो देखो जो यूग्लिना होता है इसकी एक विशेषता है कि ये क्या है स्वपोषी है। अब आप कहोगे स्वपोषी तो यहाँ पे लिखा ही नहीं है। ठीक है, देखो स्वपोषी होने का मतलब अभी हमने आपको बताया था कि स्वपोषी यानी जो अपना खाना खुद बनाएंगे। और अपना खाना खुद कौन बनाएगा, जिसमें क्या होगा क्लोरोफिल होगा या क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है क्लोरोफिल जिसमें पाया जाता है वो वाला स्ट्रक्चर होता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो क्लोरोफिल जिसमें होगा, क्लोरोफिल क्या है एक हरे कलर का पिगमेंट है। ठीक है, हरा वर्णक जिसे हम बोलते हैं और जो क्या करता है आपका सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो जो सनलाइट होती है उसको एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है, ये क्लोरोफिल करता है और फिर उसके बाद आपका खाना बनता है। ठीक है, तो आप सभी को पता है CO2 आता है। ठीक है, CO2 आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा आपका H2O और ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे ग्लूकोज बनाएंगे। ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6। ठीक है, तो ये बनाएंगे। तो यहाँ पे जो आपका
तो युगलिना क्या है, ये एक सौपोशी है, जो अभी हमने पढ़ा सौपोशी है। तो सौपोशी होने की वजह से इसमें क्या मिलता है, क्लोरोप्लास्ट मिलता है। तो क्लोरोप्लास्ट युगलिना की क्या एक विशेषता है, ठीक है। तो आपसे यहाँ पे देखो दो टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है, ये पूछेगा कि युगलिना में क्या पाया जाता है, जैसे भी हमने पूछा, ठीक है। या ये पूछ सकता है कि युगलिना किस प्रकार का जंतु है, ऑप्शन दे देगा सौपोशी है, परपोशी है, ठीक है, या इसमें से कोई नहीं इस टाइप का। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट और सौपोशी, ठीक है। जिसमें भी क्लोरोप्लास्ट मिलेगा वो सब क्या होते हैं, सौपोशी होते हैं। जैसे आपका पेड़ पौधे हो गए, ठीक है, तो उसी में आपका क्या होता है, युगलिना भी आता है। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, मलेरिया का परजीवी है, ठीक है। तो अब आपको बताना है जो मलेरिया है, ठीक है, जो मलेरिया होता है आपका एक टाइप का क्या है, बीमारी है, ठीक है। तो इसका जो परजीवी है वो कौन है, आपके ऑप्शन ए है पैरामीशियम, बी है युगलिना, सी है प्लाज्मोडियम। तो अब आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देखो यहाँ पे हम थोड़ा जल्दी में स्पीड में आपको आंसर्स बता दे रहे हैं, लेकिन आप क्या कर सकते हैं कि अपने वीडियो को पॉज कर सकते हैं और अपना आंसर पहले एक बार खुद टिक कर सकते हैं, फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अपनी नोटबुक में राइट कर सकते हैं, फिर उसके बाद मैच कर सकते हैं, ठीक है। जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी का लेवल क्या चल रहा है, ठीक है। और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, रिवाइज भी कर सकते हैं, प्लस में प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा मलेरिया का परजीवी कौन था, तो ये था प्लाज्मोडियम, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम हमारा मलेरिया का परजीवी होता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, पौधों की पत्तियों का मुड़ना, ठीक है। तो आप सबको पता है जो पौधे होते हैं, ठीक है ना, तो उनकी जो पत्तियां होती हैं, स्पेशली जो आपके क्या होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, सब्जियां, तो इनकी जो पत्तियां जो मुड़ जाती हैं, या पौधों में एक रोग होता है जिसको कहते हैं मोज़ेक, तो ये रोग होता है, ठीक है। तो ये रोग किससे होता है, तो आपका ऑप्शन ए है बैक्टीरिया से, बी है शैवाल से, सी है आपका वायरस से, ठीक है। तो ये रोग जो आपका होता है ये वायरस से होता है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी आते भी हैं और कभी काफ़ी बार आए हुए भी हैं कि जो पौधे का जो पत्तियों का मुड़ना है या पौधे का जो मोज़ेक रोग है उसके लिए कौन उत्तरदायी है, तो कौन उत्तरदायी है, आपका वायरस है, ठीक है। तो गाइस अगर आपको मेरा चैनल मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और जो आपके फ्रेंड जो भी इस उत्तराखंड लैब टेक्नीशियंस या पर्यावरण पर्यवेक्षक और सहायक की तैयारी कर रहे हैं उनको आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है, ताकि उनकी तैयारी भी क्या हो, बूस्ट हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।